हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। एंड कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं हमारे एग्जाम। एंड आई होप कि यू पीपल मस्ट बी वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस। थोड़ा सा डर लग रहा होगा और ये बहुत नॉर्मल है अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो, राइट। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इट्स ऑल अबाउट आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो आपको यहां से बाहर निकालेगा, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा हम लोग नर्वस फील करेंगे ना, उतना हम लोगों को ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसीलिए नर्वस बिल्कुल मत फील करो, बिकॉज ये कोई पहली बार नहीं है जो आप इस तरह के एग्जाम्स को देने जा रहे हो। आप लोगों ने पहले भी बहुत बार इस तरह से एग्जाम्स दिए हैं, भले ही वो आपका बोर्ड क्लासेस हो, भले ही आपका CSEET हो, मे बी कुछ बच्चों का कोई ग्रुप निकला होगा। तो आपके साथ ना हर बार, हर पेपर में क्या ये प्रेशर आप लोगों को फील होता था। लेकिन बाद में क्या होता था, जब हम एग्जाम में जाते थे तो हमें सब कुछ याद आ जाता। तो आई एम होपिंग फॉर कि सबको सब कुछ याद आएगा। लेकिन जितना आप अपने आप को कूल रखोगे, जितना आप कोशिश करोगे इजी रखने का, उतना आप लोगों का बेटर परफॉर्मेंस होगा, राइट। सो मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मैनी 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 गुड विशेस। और भगवान करे कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। आप जब भी कोई क्वेश्चन देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो याद आ जाए और आप अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकें, राइट। चलिए, सो आज का जो सेशन है, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आई एफ एस सी ए का जो चैप्टर है वो हमें डिफिकल्ट लगता है, तो आप प्लीज वो करा दीजिए। देखिए, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये, ठीक है ना। मैं 1 घंटे का सेशन लूंगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दूंगा, ठीक है। चैप्टर मैं आपको पूरा दूंगा, आपको पढ़ना पूरा है, राइट। कुछ क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं, रीड करते ही हो जाएंगे, ठीक है। करीब करीब 50 क्वेश्चंस का मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं आपको फॉर IFSC, जिसमें सब कुछ कवर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड जो आपके मॉड्यूल में है, ठीक है। किस तरीके से आपसे पूछी जा सकती है, हर चीज उसमें दिया हुआ है। सबने उस पूरे असाइनमेंट को पढ़ना है। लेकिन उन टोटल 50 क्वेश्चंस में जो टॉप 20 क्वेश्चंस है ना, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट। बट उस 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बेस बना देता हूँ इस चैप्टर का। बिकॉज कुछ बच्चे शायद ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। तो 5 से 7 मिनट पहले इस चैप्टर का एक बेस बनाते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 20 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ करने हैं वो मार्क कर लीजिएगा। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट प्लीज मेक श्योर कि आपने ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, बिकॉज ऑल्दो आई नो कि उस 20 में से बहुत हद तक काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि मैं 20 जो क्वेश्चन पिक करूंगा ना, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट यस, चांस नहीं लेना, तो आपने सब कुछ करना है। एक और चीज, आई एम प्लानिंग वन लाइव सेशन विद यू ऑल टुमारो एट 6 PM। कल शाम 6 बजे ना हम लोग एक लाइव सेशन रखने जा रहे हैं। करीब 3 से 4 घंटे का मैं सेशन लूंगा, सबने जरूर ज्वाइन करना है। मैं हर चैप्टर में से टॉप, मतलब टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस उठाऊंगा। हर चैप्टर से 2 4 5 क्वेश्चंस उठाऊंगा जो मुझे लगता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। उनको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल शाम 6 बजे, और अगर जरूरत पड़ी तो एग्जाम वाले दिन में हम सुबह भी एक छोटा सा सेशन रखेंगे, 1 से 1.5 घंटे का, जिसमें मैं आपको लिमिट्स रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो कल शाम को 6 बजे आपकी ज्वाइनिंग के हिसाब से डिसाइड करूंगा कि परसों रखना है या नहीं रखना। बट यस, कल हम शाम को 6 बजे मिलेंगे लाइव। और जबरदस्त असाइनमेंट मैं बना रहा हूं आप सभी के लिए, और वहीं से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे फ्रॉम द एंटायर CMSL पेपर, राइट। लेट्स बिगिन नाउ। सो IFSCA का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना IFSCA का बैकग्राउंड दे देता हूं बेटा, ठीक है। सारे बच्चे प्लीज ध्यान से देखेंगे। अब IFSCA का जो बैकग्राउंड है, आप सबको मालूम होगा IFSC क्या है। बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है बेटा। ये बेसिकली क्या है, देखो, सेंटर मतलब एक जगह है, ठीक है।
जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं सर? सर आप लोगों को ब्रोकिंग बिजनेस मालूम है, ये फाइनेंशियल सिस्टम सर्विसेज है। कस्टोडियन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीजें आप लोग पढ़ते हो ये सब क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट। लेकिन जैसे ही इसके आगे वर्ड लग जाता है इंटरनेशनल, तो इसका मतलब होता है क्रॉस बॉर्डर। इसका मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रोविजनिंग करते हैं। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का इंटेंट क्या था पता है आपको? इसका इंटेंट था, हम लोग इंडिया में सर्विसेज को पहले इंपोर्ट किया करते थे, फाइनेंशियल सर्विसेज को। नाउ वी वांट कि इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वी वांट टू बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड वी वांट कि हम पूरे वर्ल्ड को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें, एक ऐसी जगह तैयार करें जहां पे हम पूरे वर्ल्ड को, इनफैक्ट जितनी भी कंपनीज इंडिया में है उनको भी हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें इन रिलेशन टू ग्लोबल कैपिटल। ठीक है ना, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, समझाऊंगा क्या होता है हर चीज। ठीक है बेटा, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक ऐसी जगह बनाई गई जहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की गई, लेकिन कौन सी वाली? क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे पता है? यहाँ पे ना फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी काम होता है वो आईएनआर में नहीं होता बेटा, डॉलर्स में होता है। यानी कि यहाँ पे जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं दे चार्ज देयर ब्रोकरेजेस इन डॉलर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक ऐसा हब बनाया गया जहां पर गवर्नमेंट जो है क्या वो फॉरेन करेंसी में पैसा कमा रही है। ठीक है ना, इससे क्या होगा? क्या बहुत सारा बाहर का कैपिटल इंडिया में फ्लो होगा। ठीक है ना, बाहर का कैपिटल इंडिया में फ्लो होगा, और जब बाहर का कैपिटल इंडिया में फ्लो होगा तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड क्या इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स बेटर होंगे। जो आजकल आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो ना कि भाई डॉलर जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है, रूपी वीक होता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर डिमांड ऑफ डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। ठीक है ना, सप्लाई कम है, तो ऐसे में क्या हो रहा है? डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया वीक होता जा रहा है। लेकिन अगर यही चीज अगर हमें रोकनी है तो क्या हमें डॉलर की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। वो कैसे होगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से। क्लियर है? ठीक है सर, चलिए। सो अब चलते हैं, जरा इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सर एक बात बताओ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है, बस सिर्फ ये बता दो व्हाट इज, क्योंकि चैप्टर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। सेंटर तो एक जगह है ना, लेकिन अगर मैं बोलूं सिर्फ ये बता दो आईएफसी क्या होता है, तो वो क्या कहता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं? क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज होती है। क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज होती हैं जो कि रिलेट करती हैं टू फ्लो ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। यानी कि हमारा जो इंटेंट है वो क्या है कि हम फ्लो ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स करेंगे, लेकिन कहां पर? क्रॉस बॉर्डर। These services are usually provided to the international client और in international currency। समझ आया? इसको इंटरनेशनल वर्ड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये सर्विसेज हम किनको दे रहे हैं बेटा? इंडिया से बाहर वाले लोगों को दे रहे हैं, और इंटरनेशनल करेंसी में दे रहे हैं। मैंने कहा ना फॉरेन करेंसी में। ठीक है सर, अब इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा। पहला, रेजिंग ऑफ फंड्स थ्रू डेट और इक्विटी, यानी कि यहां पर स्टॉक एक्सचेंजेस बनाए गए हैं, और उन स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से अगर कोई भी बाहर की कंट्री की जो कंपनी है वो चाहे तो यहां पर आकर क्या कर सकती है? फंड रेज कर सकती है। फिर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज वो ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड रिलेटेड सर्विसेज वो ले सकते हैं। आप समझ रहे हैं ये सारी सर्विसेज क्या डोमेस्टिक लेवल पे भी होती हैं? बिल्कुल, लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल पे सर्विसेज होती हैं वो सारी ज्यादातर आपने नोटिस करी होंगी क्या वो आईएनआर में होती है। तो उसमें जो भी प्रॉफिट्स, जो भी इनकम, जो भी होता है क्या वो आईएनआर की टर्म में होता है, उससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स नहीं बढ़ते हैं। बट आईएफएससी का इंटेंट क्या था कि हम इन सर्विसेज को किसको देंगे? इंडिया के बाहर के लोगों को देंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूं क्या होता है। देखिए आईएफएससी है ना,
एक ना आप कह सकते हो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है, ठीक है ना। इसका मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर, तो ये तीन टेरिटरी बन गई। इसका मतलब यहाँ पे तीन तरह के लोग हैं, एक जो यहां से लोग आएंगे, एक जो यहां से लोग आएंगे, एक जो एग्जैक्टली इसी में ही इनकॉर्पोरेटिंग है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आईएफएससीए इंडिया में होने के बावजूद क्या हम इसको आउटसाइड इंडिया मानते हैं? तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि रिलायंस इंडस्ट्री आईएफएससीए में जाकर क्या फंड रेज करना चाह रही है डॉलर्स में, क्या वो कर सकती है? आंसर इज यस। क्या एक यूएस की कंपनी आईएफएससीए में जाकर क्या डॉलर रेज करना चाहे वो कर सकती है? आंसर इज यस। समझ आया? ठीक। एसेट मैनेजमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनीज, फंड मैनेजर, आप समझ रहे हो, ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया में भी है। और इन्हीं फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या हमने इंटरनेशनल बोल दिया, बिकॉज हम ये सर्विसेज अब क्रॉस बॉर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं टू द इंटरनेशनल क्लाइंट, और उनसे करेंसी भी हम इंटरनेशनल वे में ही चार्ज करेंगे। क्लियर है? तो आप समझेंगे ना, ये सारी चीजें जो है ना, ये इसमें से कोई भी सर्विस ऐसी नहीं है जो इंडिया में नहीं है। बताओ, क्या पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट, बोलो, क्या रेजिंग ऑफ फंड्स इन द फॉर्म ऑफ डेट और इक्विटी, ये सब यहां पर भी है। रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज यहां पर भी है, वहां पर भी है। बैंकिंग सर्विसेज का एग्जाम्पल यहां लिखा नहीं, आप लिख सकते हो। इंश्योरेंस सर्विसेज यहां लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो। समझ में आया? यस सर। अब आ रहा है कि व्हाट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आईएफसी समझ आ गया। अब आईएफएस तो समझ आ गया, आईएफएससी क्या है? जहां मैं सेंटर लिख दूंगा ना तो ये एक प्लेस बन जाएगा, ठीक है ना। कहता है आईएफएससी मींस अ फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो केटर करेगा टू द कस्टमर आउटसाइड इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। ये उन लोगों को केटर करेगा जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर के लोग हैं। इट डील्स विद क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इन सिंपल वर्ड, ये एक हब है जहां पर बैंक्स, एक्सचेंज, इंश्योरर्स और फंड मैनेजर्स, फिनटेक फर्म एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। किस किस को? टू द रेजिडेंट्स, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री, एंड टू द नॉन रेजिडेंट्स, जो कि इन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, द इंटेंट इज वेरी क्लियर। अगर आपसे पूछे आईएफसी क्या है, आईएफएस क्या है, तो सिर्फ आपने बताना सर्विसेज क्या है। और जब मैं बोलूं आईएफएससी क्या है, तो इट्स अ फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो केटर कर रहा है किसको? टू द कस्टमर जो कि आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन। इन्हें हम क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं। क्या सबको क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। आई होप द टू क्वेश्चंस आर वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। कैन वी लॉक दिस? अब ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, गिफ्ट आईएफएससी क्या है। आपको मालूम है ना, जो सबसे पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना वो गुजरात में बना था, इसीलिए इसको हम गिफ्ट सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिफ्ट सिटी। गिफ्ट का फुल फॉर्म यहाँ पे वो वाला गिफ्ट नहीं है जो आप सोचते हो। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। आप में से जितने भी लोग गुजरातीज होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको डेफिनेटली उनको मालूम होगा और उन्होंने वहां पर जाके विजिट भी करा होगा। जरूर देखा होगा आपने कि इंडिया का जो पहला आईएफएससी था दैट वाज इन गुजरात, इसीलिए इसको गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। क्लियर? तो वो कह रहे हैं कि सर गिफ्ट आईएफएससी इंडिया का मेडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर था, जो कि सेटअप हुआ था अंडर सेक्शन 18 ऑफ एसीज एक्ट के अंदर। इट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस हब एंड बिकेम ऑपरेशनल इन 2015। It is located in Gujarat International Finance Tech City and support business segments such as banking, insurance, capital market, fund management, fintech, etc. क्या सबको क्लियर है? बोलो बेटा। अब सवाल यहां पर यह था कि वाई आईएफएससी। देखिए यहां पे ना दो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन और छठे क्वेश्चन में डिफरेंस देखो क्या।
कहते हैं आईएफएससी किसी भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब मैं आंसर दूंगा तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में पहली बार नहीं आया, याद रखना। ये कॉन्सेप्ट क्या इंडिया के बाहर ऑलरेडी आ चुका था, हमने तो बाद में अडॉप्ट किया है। ठीक है ना, हम लोग फॉलो करते हैं बेटा चीजों को, है ना। पहले सब आ जाता है, हम देख लेते हैं कि भाई फायदे हो रहे हैं, चलो हम भी कुछ करते हैं ऐसा। तो सवाल यहां पर यह था कि ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आईएफएससी कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट था। तो इसका मतलब पहले हम जनरल बात करेंगे, फिर हम अगले प्रश्न में बात करेंगे कि ये भारत के लिए जरूरी क्यों था, फिर इसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या होंगे, इस पर बात की जाएगी। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये सब बेनिफिट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस करने के बाद आप देख सकते हो, मैंने कहा था मैं 20-22 क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो, मैं ज्यादा ही करा दूंगा। ठीक है ना, लेकिन बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए आईएफएससी इंपॉर्टेंट क्यों था? ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए आईएफएससी इंपॉर्टेंट क्यों? अब इस क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से देखना है आपने कि आईएफएससी इंपॉर्टेंट क्यों था ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, है ना, दिमाग लगाना। तो क्या होता है कि गुड्स का तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने नोटिस करा कि पूरा का पूरा वर्ल्ड करता है। हम अक्सर ये बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन है। इसका मतलब ये हो गया कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पर निर्भर है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, और अपनी कुछ सरप्लस चीजें वो आपको प्रोवाइड करती है और आपकी कुछ सरप्लस को वो खुद से ले लेती है। दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। लेकिन दोस्तों, जरूरत आन पड़ी थी किस चीज की, कि अब फाइनेंशियल सर्विसेज को भी हम इस तरीके से क्या करें, आदान प्रदान करें, यानी कि प्रोवाइड करें और आपसे ले। दैट इज ग्लोबलाइजेशन फाइनेंशियल सिस्टम। जब आप फाइनेंशियल सिस्टम को ग्लोबलाइज कर देंगे ना, तो क्या होगा पता है, फ्लो ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, यानी कि कैपिटल का फ्लो पड़ेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। यानी कि दूसरी कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में आएगा, हमारी कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में जाएगा। इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है। आईएफएससी क्यों इंपॉर्टेंट था? वो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो फैसिलिटेट करता था इंटरनेशनल फाइनेंस को। आज अगर मैं ये बोलूं कि मुझे यूरोस, डॉलर्स, पाउंड ये सब चाहिए अपने भारत में, तो मुझे बताओ क्या ये इंटरनेशनल फाइनेंस हमारी कंट्री में कैसे आएगा? थ्रू आईएफएससी। ग्लोबल कैपिटल मूवमेंट, हम चाहते हैं कि बाहर का पैसा, या यूएस वाला सिर्फ यूएस में ना लगाए, क्या यूएस वाला भारत में भी लगाए, चाइना वाला भी भारत में लगाए, तो क्या ग्लोबल कैपिटल मूवमेंट हो जाएगी। फाइनेंशियल इनोवेशंस, हम चाहते हैं कि और नई चीजें इनोवेट की जाएं जिससे हम लोग और इनकम सोर्सेस को जनरेट कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो क्या इंपॉर्टेंस दोबारा था, दे फैसिलिटेट इंटरनेशनल फाइनेंस, ग्लोबल कैपिटल मूवमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इनोवेशन। क्या यहां तक क्लियर? ठीक। अब वो ये कह रहे थे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो अब बढ़ जाएंगी जब आईएफएससी आएंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ग्रो करेगी। मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, ध्यान से सुनो। इस आईएफएससी में आने वाले समय पे कॉलेजेस बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे। ठीक है, बाहर के कॉलेजेस बनेंगे, यानी कि यूएस का कॉलेज अब यहां पर बनेगा, कनाडा का यूनिवर्सिटी यहां पे बनेगा। क्या होगा बताओ इससे? हमारे यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगे, ग्लोबल स्टैंडर्ड से हमें मीट करने को मिलेगा। यहां पर जो इनकम्स होंगी या जो पैसा आएगा, क्या वो ऑफ कोर्स डॉलर्स में, कैनेडियन डॉलर्स में, यूरोस में, ये सब चीजें आएंगी। तो हुआ क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ग्रोथ आ गई। यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब क्या है, दो टर्म्स में इंटरनेशनल होता है, बाहर के लोग, बाहर की करेंसी। इसका मतलब अगर यूएस की यूनिवर्सिटी यहां पे आ गई तो हो सकता है कि चाइना वाले भी यूएस में भेजने के बजाय अपने बच्चों को इंडिया के आईएफएससी में भेजेंगे। तो क्या बाहर का क्लाइंट आएगा, बाहर की करेंसी आएगी। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन।
ऐसे ही दे एक्सेलरेट पेस ऑफ फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। मैंने बार बार बोला ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, हर कंट्री से पैसा आएगा, हर कंट्री में पैसा फ्लो करेगा, दैट इज फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द होस्ट कंट्री। अब जहां पर ही आईएफएससी होगा, मान लो अगर आईएफएससी भारत में है तो होस्ट कंट्री कौन हुई, भारत, तो वहां पर उसकी सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। सोच के देखो ना यार, अगर मान लो आईएफएससी इंडिया में है तो वो सारा व्यापार कहां पे हो रहा है, भारत में हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कहां हो रही है, भारत में हो रही है, डॉलर की इनकम कहां पे आ रही है, भारत में आ रही है। तो क्या हमारा यानी कि इंडिया का क्या सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ होएगा, बिल्कुल होएगा सर, बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, अट्रैक्टिंग कैपिटल एंड क्रिएटिंग हाई एंड सर्विसेज इकोसिस्टम। सोच के देखो दोस्तों, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए हो और आपको यहां पर भी कल को जॉब्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, राइट, यस सर। अब कहते हैं इंडिया के लिए क्यों जरूरी था, अभी तो बात थी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों इंपॉर्टेंट है और आईएफएससी इसके अंदर कैसे रोल प्ले कर रहा है, समझ आ गया, तीन तरीके से कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि वाई वॉज आईएफएससी नेसेसरी टू इंडिया, उसके इंडिया में बेनिफिट्स क्या होंगे। तो पहले आराम से समझो इंडिया में, अच्छा इसका मतलब ये प्रश्न दिमाग में आया होगा जब भी इंडिया में आईएफएससी को इंट्रोड्यूस किया गया होगा, यस सर, सोच के देखो, जब इंडिया में आईएफएससी की बात हुई होगी तो उन्होंने सोचा होगा ना क्यों इंडिया को जरूरत है। तो यार आपको नहीं लगता कि इंडिया अगर होस्ट कंट्री बन जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया में आ जाएगा, फॉरेन करेंसी इंडिया में अर्न की जाएगी, बोलो, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एक्सपोर्टर क्या हम लोग, सॉरी इंपोर्टर, क्या हम लोग एक्सपोर्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बनेंगे। यस, तो पढ़ो क्या लिखा, कहते हैं कि एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी वी कैन नॉट परमानेंटली रिमेन डिपेंडेंट ऑन ओवरसीज सेंटर्स फॉर इंटरनेशनल। जरूरत है भाई, इतनी बड़ी कंट्री है, हम दुनिया पे थोड़ा डिपेंडेंट रहेंगे। आपको मालूम है इंडिया का गिफ्ट, इसको पहले बोलते थे हम लोग, सिंगापुर में था हमारा निफ्टी, आपको मालूम है हमारा एक इंडेक्स एसजीएक्स निफ्टी बोलते थे इसको, इसका मतलब हमारा इंडेक्स ट्रेड होता था कहाँ पे, सिंगापुर। अब इसको हम इंडिया में ले आए गिफ्ट सिटी में, तो इसको बोलते हैं गिफ्ट निफ्टी। यानी कि पहले हम डिपेंडेंट थे किस पर, सिंगापुर पे, अब हम अपना निफ्टी यहीं पे ले आए। यानी कि अगर किसी को ट्रेड करना है निफ्टी में तो वो हमारे इंडिया के आईएफएससी के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर ट्रेड होएगा। तो इसका मतलब हमारी ओवरसीज डिपेंडेंसी खत्म कर दी हमने। इट हेल्प इंडिया मूव फ्रॉम बीइंग इंपोर्टर, हाँ जी, इंपोर्टर से अब हम क्या बन चले हैं, एक्सपोर्टर। ये था मेन पर्पस। दूसरा, सपोर्ट करता है इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के अंदर बाय अट्रैक्टिंग ग्लोबल कैपिटल। आपका बाहर से पैसा आएगा इनटू बैंकिंग, इंश्योरेंस, एएमसी, कैपिटल मार्केट, बहुत अलग अलग जगह पे बाहर से पैसा आएगा। समझ आ रही है, सोच के देखो, जैसे इंडिया के बैंक में आप आईएनआर जमा कराते हो, लेकिन वहां के बैंक्स में क्या जमा होएगा, डॉलर। क्या वहां के बैंक्स लोन भी किसमें देंगे, डॉलर्स। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ डॉलर, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज फॉरेन करेंसी। क्या सबको क्लियर है, ये चैनलाइज करेगा कैपिटल को टूवर्ड्स इंफ्रा, यानी कि जितना पैसा वहां पर आएगा क्या वहां से चैनलाइज होगा, हमारे भारत की इंफ्रा में पैसा लगेगा, सोशल डेवलपमेंट में पैसा लगेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पैसा लगेगा। ये एनेबल करेगा इंडियन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी टैलेंट को टू वर्क ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम विद इन इंडिया। अब आपको इंडिया के बाहर नहीं जाना काम करने, क्या आपको आईएफएससीए के अंदर ही जॉब्स मिल जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि भारत का टैलेंट क्या भारत में ही रहेगा। समझ आ रही है, इट एनेबल्स इंडिया फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी टैलेंट टू वर्क इन द ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। देखो यहां पर बैंक्स कौन से होंगे, यूएस के, यहाँ पे बैंक्स कौन से होंगे, चाइना के। तो इसका मतलब आप काम तो करोगे यूएस के साथ, लेकिन यूएस में जाकर नहीं, क्या विद इन इंडिया में रहकर। दैट इज द फिनोमिनल द विजन जो कि देखा गया था बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ आईएफएससी। तो अगर आप मोटा मोटी बात करेंगे तो सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इंटेंशन ये था डिपेंडेंसी खत्म करना, इंटेंशन ये था फ्रॉम इंपोर्टर टू बिकम एक्सपोर्टर, इंटेंशन ये था कि पैसे को एक्यूमुलेट करना और उसको चैनलाइज करना इंफ्रा के अंदर, सोशल डेवलपमेंट्स के अंदर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, ठीक है ना। और इंडिया का जो टैलेंट था अब उसको ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में जाने के लिए इंडिया के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्या वो विद इन इंडिया काम कर सकता है।
सो दैट वाज द होल सोल इंटेंट। क्या सबको क्लियर है? 7th क्वेश्चन आप भी छोड़ सकते हो बेटा। अच्छा, 8th क्वेश्चन बहुत सिंपल। अब हुआ क्या, क्योंकि गवर्नमेंट जब कुछ भी नया करती है तो वो प्रमोट करना चाह रही है, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई देखो, अगर आप हमारे आईएफएससी में आओगे और यहाँ पर अपनी बैंक्स खोलोगे, अपनी कोई भी एक्टिविटी करोगे, तो हम आपके ऊपर, देखो आराम आराम से देखना, जीएसटी नहीं लगाएंगे, एसटीटी नहीं लगाएंगे, सीटीटी नहीं लगाएंगे। यार आपने पढ़ा होगा एसटीटी सीटीटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब चीजें नहीं लगेंगी आप पर। आपकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगाएंगे हम। कैपिटल गेन्स जो होगा, जो भी कैपिटल गेन्स होंगे वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होंगे। इंटरेस्ट इनकम जो होंगी वो टैक्सेबल नहीं होंगी। इनकम टैक्स पे 100% छूट मिलेगी 10 साल तक, आउट ऑफ 15 साल के गैप में 10 साल आपके छूट कर दिए जाएंगे, कोई भी 10 साल आप चूज कर सकते हो। एंड और मैट एएमटी का रेट जो होगा वो 9% होगा, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल रिजाइम। आपको मालूम है ना, मैट एएमटी इन जनरल इंडिया में ज्यादा रेट है, लेकिन अगर आपकी यूनिट कहाँ पे लोकेटेड है, आईएफएससी में, तो वहां पर आपका रेट जो है वो 9% हो जाएगा। ठीक है सर। सो ये सब बेनिफिट्स है। ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे अगर आप अपनी यूनिट कहाँ खोलोगे, आईएफएससी में खोलोगे। ओके, अब स्टेट द बेनिफिट ऑफ आईएफएससी टू इंडिया। अब इंडिया में इसके क्या बेनिफिट, यानी कि अब तो आ ही चुका है, तो अब आप बोलोगे कि सर आप बता दो क्या फायदे हुए हैं। तो देखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा हुआ है ना, वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। आपको मालूम है रुपी की पहचान बढ़ रही है, यानी कि पहले रुपी को इतना लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, अब इसकी पहचान बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि नाउ वर्ल्ड वाइड पीपल आर रेडी टू डू ट्रांजैक्शन इन आईएनआर। पहले लोग आईएनआर में ट्रांजैक्शन नहीं करते थे, क्यों? वो कहते थे भाई आईएनआर स्टेबल करेंसी नहीं है, भाई कल को लुटिया डूब जाएगी हमारी। बट अब उनको मालूम है कि यार नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या इंडियन रूपी जो है, क्या उसको वर्ल्ड वाइड पहचान मिलेगी और उसमें ट्रांजैक्शंस होंगी, ट्रेड की सेटलमेंट्स होंगी। दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। गेटवे फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड कैपिटल फ्लोस। इनबाउंड आउटबाउंड का मतलब समझ रहे हैं ना, इनबाउंड मतलब पैसा आएगा और पैसा जाएगा, दैट इज इनबाउंड आउटबाउंड कैपिटल फ्लोस। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बाय कनेक्टिंग इंडिया विद द ग्लोबल मार्केट्स। यानी कि हम इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं किससे, ग्लोबल मार्केट्स के साथ। ग्लोबलाइजेशन ही तो है ये। अब कुछ नीश सेक्टर्स डेवलप हुए, जैसे आपको मालूम है इंडिया में बुलियन एक्सचेंजेस, यानी कि इस आईएफएससी में बुलियन एक्सचेंज, यानी कि 24 कैरेट गोल्ड यहां पे एक्सचेंज किया जाएगा। एयरक्राफ्ट लीजिंग, शिप लीजिंग, कुछ इस तरीके की नई नई इनोवेटिव सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इन दिस। तो बेसिकली अगर मेरे से कोई मोटा मोटी पूछे बेनिफिट सर दोबारा बता दो, तो देखो आराम आराम से देखना। एक है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि रूपी को पहचान मिल रही है वर्ल्ड वाइड। ठीक है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ गेटवे फॉर कैपिटल फ्लो। जब मैं बोलता हूं गेटवे फॉर कैपिटल फ्लो, तो दिस इज इनबाउंड आउटबाउंड, यानी कि इंडिया के अंदर बड़े बड़े लोगों का पैसा आ रहा है और बाहर की कंपनीज फंड रेज कर रही है, यानी कि चाइना वाला रेज कर रहा है और यूएस वाला इन्वेस्ट कर रहा है, और कहां से, थ्रू आईएफएससी से। तो इनबाउंड आउटबाउंड दोनों हो रहे हैं। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगी बेटा, कुछ नीश एरियाज का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें, एयरक्राफ्ट लीजिंग, वेसल लीजिंग, एक्सचेंज बन रहे हैं, बुलियन एक्सचेंजेस बन रहे हैं, ये सब हो रहा है। ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट द बेनिफिट फॉर आईएफएससी फॉर इंडिया। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया। तो ये मेरे को पूरा पढ़ाना था बिकॉज ये सब बेस बनाता है आपका। सबसे पहले तो आईएफएससी क्या होता है, ठीक है, हमें समझ आ गया। उससे पहले हमने समझा आईएफएससी क्या है, फिर हमने ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका हाउ आईएफएससी जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज में हेल्प करेगा। ठीक है। फिर हमने देखा कि इंडिया के लिए कि ये जरूरी क्यों था, और फिर बेनिफिट्स क्या थे आईएफएससी के टू इंडिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चैप्टर पढ़ो। डन है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर जब ये बन गया है तो इसको रेगुलेट भी तो कोई करेगा। देखिए पहले क्या होता था, इट वॉज बींग रेगुलेटेड बाय, इसको रेगुलेट किया जाता था। हाँ, पाजी का एकदम फोन आ गया था। हाँ जी, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जब हम आईएफएससी की बात करते हैं ना, तो आपको याद होगा
कि इंडिया में भी बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज है, हर फाइनेंशियल सर्विस के अंदर क्या अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, लाइक आरबीआई इज देयर, सेबी इज देयर, आईआरडीए इज देयर, पीएफआरडीए इज देयर। अब प्रॉब्लम ये था कि जब आप फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना रहे हो तो इसको भी तो कोई रेगुलेट करेगा ना। तो यस, इसको रेगुलेट करेगा आईएफएससीए, यानी कि एक अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक है ना। और उस अथॉरिटी को पावर दी गई है बाय आईएफएससीए एक्ट 2019 के द्वारा। तो एक्चुअली में जब ये लॉ बन रहा था शुरुआत में क्या हुआ था, जो सेबी है यानी कि जो इंडिया के रेगुलेटर्स हैं उनको बोला गया था कि आप ही आईएफएससी को रेगुलेट करो। लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ तो उस एक्ट के अंदर आईएफएससीए एक अथॉरिटी बना दी गई और उसको वो सारी यूनिफाइड पावर्स दे दी गई जो इन लोगों के पास थी। यानी कि जो जो पावर आरबीआई के पास थी वो सारी पावर अब आईएफएससीए के पास है, जो पावर सेबी के पास थी वो सारी पावर आईएफएससीए के पास है। सो दीज वर द डिफरेंट पावर्स फ्रॉम द डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज, और वो सारी की सारी पावर अब किसको दे दी गई, आईएफएससीए को दे दी गई। क्लियर है? यस सर। तो आइए जरा अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखना, अब यहां पर वर्ड आ रहा है आईएफएससीए क्या है। अभी तक आप पढ़ रहे थे आईएफएस, आईएफएससी, उसके बेनिफिट्स, उसके ग्लोबल बेनिफिट्स क्या है, इंडिया के लिए बेनिफिट्स क्या है, ये सब पढ़ रहे थे। अब यहां पर अथॉरिटी आ गया, तो अब आप मुझे बता दो कौन है ये एक डेडिकेटेड एंड यूनिफाइड। यूनिफाइड क्यों बोलते हैं समझ रहे हैं ना, क्योंकि आरबीआई की पावर भी है इसके पास, सेबी की पावर, इसलिए इसको यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटर बोलते हैं, जो कि एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आईएफएससीए एक्ट 2019। जैसे सेबी को पावर कहां से मिली थी, सेबी एक्ट से। आईएफएससीए को पावर कहां से मिली, आईएफएससीए एक्ट से। समझ आया? यस सर। ये डेवलप करेगा, रेगुलेट करेगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जितने भी आईएफएससी के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज होंगी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, उन सब को डेवलप एंड रेगुलेट करने की जिम्मेवारी क्या इस आईएफएससीए को दे दी गई है। चलेगा ना? यस सर। आईएफएससीए यूनिक क्यों है, क्योंकि ये कंबाइन करता है पावर ऑफ मल्टीपल डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। समझ आ गया? डन, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, डुअल मैंडेट क्या है आईएफएससीए का? देखो हम बार बार बोलते हैं इसका दो काम है, डेवलप करना एंड रेगुलेट करना। मतलब कि इसका एक तो डेवलपमेंटल मैंडेट है और एक रेगुलेटरी मैंडेट है, ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यूनिफाइड क्यों बोलते हैं इसको, मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि इसके पास सारी वो पावर है जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक जो रेगुलेटर्स थी उनके पास थी, ठीक है ना। देखो, डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ आईएफएससीए वर रेगुलेटेड बाय डोमेस्टिक रेगुलेटर सच एज दिस। जब आईएफएससीए बना तो उसको यूनिफाइड रेगुलेटर बना दिया गया क्योंकि ये एक्सरसाइज करता था रेलेवेंट पावर ऑफ ऑल द रेगुलेटर्स। इजी ना? ठीक है। एक्सप्लेन करो सेक्शन 12(1) ऑफ आईएफएससीए एक्ट। आपको याद है जब हम सेबी एक्ट पढ़ते थे तो वहां पे सेक्शन 11 था, फंक्शंस ऑफ सेबी, तो वहां पे हम क्या बोलते थे कि ये फंक्शंस हैं सेबी के। ऐसे ही सेक्शन 12(1) ने एम्पावरमेंट दिया था किसको, आईएफएससीए को, कि वो क्या क्या कर सकता है, डेवलप, रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन। क्या यही इसकी मेन पावर है? तो मुझे बताओ आईएफएससीए क्या करता है? ये एक अथॉरिटी है जिसका मेन काम है डेवलप करना, रेगुलेट करना, किसको, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन। और इसको ये पावर मिली कहां से, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 ऑफ आईएफएससीए एक्ट 2019 से मिली। समझ में आ गया नहीं? ये रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये ऑथराइज करता है प्रोवाइडर्स को, बिल्ड करता है सपोर्ट इकोसिस्टम एंड रेगुलेट करता है डाइवर्स बिजनेसेस को, सच एज बुलियन एक्सचेंज को, एयर लीजिंग को रेगुलेट करेगा, शिप लीजिंग को रेगुलेट करेगा, फिनटेक एंटिटीज को रेगुलेट करेगा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करेगा, फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट करेगा। इसका मतलब ये इन सबको रेगुलेट करेगा। सबको रेगुलेट समझ रहे हैं ना? रेगुलेट कैसे करते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेशंस। क्लियर है? ठीक है सर, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये कहता है कि सेक्शन 13(1) में क्या लिखा था, कहता है कि ये वो सारी पावर दी जाएंगी इसको, ठीक है, बाय द एप्रोप्रिएट रेगुलेटर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू वो क्या कह रहा है। कहता है 13(1) ने प्रोवाइड करा सारी पावर जो कि एक्सरसाइजेबल बाय द एप्रोप्रिएट रेगुलेटर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस। लेट मी शो यू।
ये था फर्स्ट शेड्यूल। अब देखो फर्स्ट शेड्यूल में कौन है, आरबीआई। आरबीआई की ये सारी पावर्स जो थी ना ये आपको मिलेंगी। सेबी, इसकी सारी पावर आपको मिलेंगी। आईआरडीए, सारी पावर आपको मिलेंगी। समझो, इसका मतलब जो पावर सेबी एक्ट से आई थी वो भी आपको मिलेगी, जो पावर आरबीआई एक्ट से आई थी वो भी आपको मिलेगी, जो पावर इंश्योरेंस एक्ट से इंश्योरेंस को मिली वो भी आपको मिलेगी, जो पीएफआरडीए एक्ट के अंदर पीएफआरडीए को मिली वो भी मिलेगी। ओ भाई साहब, तो इसीलिए सेक्शन 13 ने क्या बोला कि भाई तेरे को वो सारी पावर मिलेंगी जो किसके पास है, हर उस डोमेस्टिक रेगुलेटर के पास जो शेड्यूल 1 में गिवन है। और शेड्यूल 1 में हमारे वही 4 थे, और इनको जो पावर्स मिली थी अलग अलग एक्ट से, तो क्या वो सारी पावर अब मिल जाएंगी किसको, आईएफएससीए को। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। शेड्यूल 1 क्या है, समझ आ गया। शेड्यूल 1 में ये 4 रेगुलेटर्स है, और इनको जो पावर मिली थी अलग अलग एक्ट से, क्या वो सारी पावर अब हम किसको दे रहे हैं, आईएफएससीए को दे रहे हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड क्या लिखा हुआ है। It provides that all power exercisable by the appropriate regulator specified in the first schedule of IFSCA shall be exercised by the IFSCA so far they relate to financial product, financial services and financial institutions. समझ में आ गया, बोलो। अच्छा, 13(2) कहता है कि भाई सीजी के पास पावर है कि वो शेड्यूल 1 को क्या कर सकती है, ये जो फर्स्ट शेड्यूल है ना इसको अमेंड कर सकती है। क्या मतलब है सर, बताओ क्या मतलब है इसका। मैं आपको समझाता हूं। सर हो सकता है आने वाले समय में, क्या ऐसा पॉसिबल है, काम बहुत ज्यादा बढ़ जाए और अब जरूरत आन पड़ी है कि आईएफएससीए के साथ एक और अथॉरिटी बनाई जाए, एक और रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए जिसको बैंकिंग का काम दे दिया जाए। क्या होगा बताओ फिर, क्या शेड्यूल 1 में आरबीआई हट जाएगा और आरबीआई वाला काम क्या उस नई वाली अथॉरिटी को दे देंगे। समझ आया। सो व्हाट दे आर ट्राइंग इज, 13(2) कहता है आने वाले समय में अगर सीजी चाहे तो क्या वो शेड्यूल 1 को ही अमेंड कर देगी, यानी कि इसमें कुछ ऐड भी कर सकती है और इसमें कुछ डिलीट भी कर सकती है। यस, बाय इंक्लूडिंग या बाय ओमिटिंग एनी रेगुलेटर एंड द लॉ एडमिनिस्ट्रेड। समझ में आ गया। यस सर, वेरी गुड। लीजिए ये भी हमारा खत्म हो गया। कहता है कौन कौन सी नीश फाइनेंशियल सर्विस, नीश का मतलब समझ रहे ना, विच इज नॉट फॉर एवरीवन, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे मैंने कहा बुलियन एक्सचेंज, इट इज नॉट फॉर ऑल। एयरक्राफ्ट लीजिंग, नॉट फॉर ऑल। सब थोड़ा करेंगे भाई, तो इनको बोलते हैं नीश फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक तो बुलियन एक्सचेंज है, एक एयरक्राफ्ट लीजिंग है, एक शिप लीजिंग है, ठीक है, एंड फिनटेक सर्विसेज है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज है। ये कुछ ऐसे खतरनाक से फाइनेंशियल सर्विसेज है जो ऑफकोर्स सबके लिए नहीं है, कुछ नीश लोगों के लिए है, ठीक है। ग्लोबल इन हाउस सेंटर एंड एंसिलरी प्रोफेशनल सर्विसेज। तो अगर पेपर में आ जाए व्हाट आर द नीश फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आपको ये लिस्ट याद रखनी है। कौन कौन सी, दोबारा लिख लो। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंस, शिप लीजिंग एंड फाइनेंस, फिनटेक सर्विसेज, फिनटेक समझते हो ना, फाइनेंस थ्रू टेक्नोलॉजी जैसे पेटीएम है, ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज, या फिर ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स एंड एंसिलरी प्रोफेशनल सर्विसेज। 3-4 तो याद कर ही लेना। ये सब क्या है, नीश फाइनेंशियल सर्विसेज प्रमोटेड बाय आईएफएससी। बहुत बढ़िया सर, देख रहे हो आसान है ना। चलो अभी मैंने क्या बताया था कि इंडिया में जब बेसिकली ये सर्विस सेंटर बन चुका है तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट भी पास हुआ जिसको हम बोलते हैं, एक्ट कौन सा था, आईएफएससीए एक्ट 2019 पास हुआ। साथ में कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ रेगुलेशंस, कुछ नोटिफिकेशन, कुछ सर्कुलर, कुछ गाइडलाइंस। अब रेगुलेशंस देखोगे ना भाई हिल जाओगे। ये देखो कितनी रेगुलेशंस आ चुकी है। बैंकिंग रेगुलेशन 2020 आ चुकी है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन आ चुकी है, बुलियन मार्केट रेगुलेशन, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड भाई इतनी सारी रेगुलेशन आ चुकी है। आप देख रहे हो, देखो, बोलो। इसमें आपको कौन सी करनी है पता है, सिर्फ 10वीं। हमारे पेपर में सिर्फ यही है।
IFSCA लिस्टिंग रेगुलेशन 2024। ठीक है, बोल दो यार, ऐसे मत करा करो। IFSCA लिस्टिंग रेगुलेशन 2024। अभी मेरी क्लास को कितना टाइम हुआ है पता है? मैंने ये क्लास ली है सिर्फ अभी 40 मिनट हुए हैं। 40 मिनट में मैं ऑल दो अराउंड 15 क्वेश्चन करा चुका हूं आप। ठीक है ना? तो जो लोग डरते हैं ना इस चैप्टर से, आई होप ये पूरा पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस विल बी ऑन द टॉप। दैट इज माई प्रॉमिस। ठीक है ना? चलिए, अब प्लीज जरा ध्यान से देखेंगे। IFSCA लिस्टिंग रेगुलेशन दो। अच्छा, आप लोगों ने जैसे पढ़ा था ना, जैसे हमारे यहाँ पे ICDR होता है, LODR होता है ना? तो हम कैसे पढ़ते हैं? सेबी ICDR रेगुलेशन 2018, सेबी LODR रेगुलेशन 2015, ऐसे ही पढ़ते हैं। यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? IFSCA लिस्टिंग रेगुलेशन 2024। ठीक है। अच्छा, जब हम ICDR पढ़ रहे थे तो याद करो, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था एप्लीकेबिलिटी। बताओ ये रेगुलेशन किस पे लगती है, ये रेगुलेशन किस पे लगती है? तो सुन लो, जब आप IFSCA एक्ट पढ़ोगे ना, जैसे हमने सेबी एक्ट पढ़ा, फिर हमने रेगुलेशंस पढ़ी, आपके लिए गुड बात यह है कि IFSCA एक्ट के अंदर सिर्फ आपको सेक्शन 12 और 13 ही पढ़ना, जो मैंने पढ़ा दिया। आपको कुछ और पढ़ना ही नहीं, आपके सिलेबस में इतना ही है, सिर्फ सेक्शन 12 और 13। सेक्शन 12 जो IFSCA को पावर देता है, सेक्शन 13 बताता है क्या क्या एक्सरसाइजेबल है। तो ये दोनों सेक्शन जो मैंने ऊपर बढ़ाए थे, बस यही दो सेक्शन पढ़ने हैं। अब सीधा ही हमें रेगुलेशन पे आना है, और रेगुलेशन सारी नहीं पढ़नी, सिर्फ कौन सी पढ़नी है? IFSCA लिस्टिंग रेगुलेशन 2024। क्लियर है? यस सर। अब बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि ये रेगुलेशन जो है ना, सिमिलर टू ICDR है बेटा, सिमिलर टू ICDR। जैसे हम बोलते हैं कि ICDR किस पे लगता है, तो आप पहले याद करके बताना। याद है आपको? ICDR रेगुलेशन 3 में आपने पढ़ा था, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आएगी ऑफ SS स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, याद आ रहा है? या फिर कोई लिस्टेड इशुअर लेकर आएगा क्या SS का FPO, याद आ रहा है? फिर हमने पढ़ा था अगर कोई लिस्टेड इशुअर राइट इशू लेकर आएगा, लिस्टेड इशुअर बोनस इशू लेकर आएगा, याद है? तो हमने वहां पे पढ़ा था एप्लीकेबिलिटी। बिल्कुल सेम प्रश्न यहां पे पूछे जाएगा कि बताओ IFSCA लिस्टिंग रेगुलेशन 2024 किस पर लगती है? तो प्लीज जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा एक्ट के अंदर सेक्शन 12-13 आएगा ना, सेक्शन 3 भी आएगा। इसमें ना दो डेफिनेशंस आपको पढ़नी है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है ना? और ये दो डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। ठीक है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या होते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं मेन पॉइंट पे। ये तो मैंने अभी बता दिया था, न्यू फाइनेंशियल सर्विसेज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अभी अभी हम पढ़ रहे थे, बुलियन एक्सचेंज, बुलियन फाइनेंसिंग। एक मिनट रुक जाओ, अगर समय मिलेगा तो मैं ये पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरे को मेन जो पढ़ाना ना, वो ये पढ़ाना है। ये लो, क्वेश्चन नंबर 31। What are the types of listings which are enabled by IFSCA? यानी कि इंडिया में अगर जो मतलब हमारी गिफ्ट सिटी में जो IFSCA है, वहां पे किस तरह की लिस्टिंग्स होती हैं, तो आराम आराम से देखना। अगर कोई अनलिस्टेड इशुअर क्या लाना चाहे, IPO ऑफ SS, या लिस्टेड एंटिटी FPO लाना चाहे, या IPO बाय SPAC, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, बहुत बार डिस्कस किया आपके साथ, राइट इशू लाना चाहे, या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या QIP बाय द लिस्टेड एंटिटी, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, सेकेंडरी लिस्टिंग, या फिर लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। यानी कि ये अगर पेपर में आ जाए एप्लीकेबिलिटी कि बताओ IFSCA लिस्टिंग रेगुलेशन किस तरह की लिस्टिंग अलाउ करती है, तो आपको ये याद रखना है बेटा। IPO FPO तो याद रहेगा, ये तो आपको पहले भी पता था। क्या IPO ऑफ SPAC याद रहेगा, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, राइट? क्या लिस्टिंग, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स याद रहेगा? ठीक है। क्या राइट इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड QIP बाय लिस्टेड इशूअर, ये तो वहां पे भी पढ़ा था, सेम ही है। एक नया वर्ड याद करो, सेकेंडरी लिस्टिंग। सेकेंडरी लिस्टिंग क्या होती है? जैसे मान लो
किसी कंपनी का शेयर ऑलरेडी कहीं और लिस्ट है, वो यहां पर भी लिस्ट कराना चाहता है, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी लिस्टिंग। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की भी लिस्टिंग करवा सकते हो। क्या सबको क्लियर है या नहीं? तो बस ये लिस्ट आपको याद करनी है। ठीक है सर। सर मैं ना आपको फिर से बता देता हूं, आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। आपको ना यहां पर ऐसे पढ़ाया जा रहा है एक्ट एंड रेगुलेशन। एक्ट तो आपको मालूम है, एक ही पढ़ना है आपको, IFSCA एक्ट 2019 पढ़ना है। रेगुलेशन के अंदर आपको बहुत सारी रेगुलेशन है, लेकिन आपको पढ़नी है सिर्फ कौन सी? लिस्टिंग रेगुलेशन 2024। जब मैं एक्ट की बात करूंगा तो आपने देखो कैसे पढ़ रहे हो, पहले आप जनरल पढ़ोगे। जनरल में IFS क्या होता है, IFSC क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा आपने। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। फिर यहां पर आपने बेनिफिट्स पढ़े, ये सब जनरल पढ़ा। फिर जब आप एक्ट पढ़ रहे हो तो यहाँ पे सेक्शन 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, सेक्शन 3 पढ़ा। 3 के अंदर आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की डेफिनेशन सब पढ़ाया हुआ है मैंने, सिर्फ मैंने इस असाइनमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपको रेगुलेशन में आना है। जब आप रेगुलेशन में आओगे तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले पूछूंगा कि बताओ कौन कौन सी चीजों की लिस्टिंग अलाउड है। ठीक है ना? तो वो टाइप्स ऑफ लिस्टिंग की बात हो रहा है, ये सब लिस्टिंग अलाउड है हमें। क्या समझ में आ गया या नहीं? बोलो यस। अब मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना वो बेसिकली IFSCA लिस्टिंग रेगुलेशन 2024 पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? जल्दी बोल दो फटाफट से। अब जो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना बड़े ध्यान से सुनना है आपने, क्योंकि अब जब यहां से मैं स्टार्ट करूंगा ना बेटा, तो एक एक क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट होने वाला है। ठीक है ना? अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो सब रेलेवेंट था, लेकिन अब जो पढ़ाऊंगा वो अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है? पहला सवाल ध्यान से सुनेंगे। हमने कहा क्या क्या लिस्ट हो सकता है, मैंने लिस्ट दे दी, ये सब चीजें लिस्ट हो सकती है। ठीक है। मेरा अगला सवाल क्या था, ध्यान से सुनो। मेरा अगला सवाल ये था कि सर ये बता दो कौन लिस्ट करवा सकता है, यानी कि क्वेश्चन है कौन सी एंटिटीज एलिजिबल है फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन IFC। तो ध्यान से सुनना क्या क्या लिखा है यहां पे। कोई भी एंटिटी जो इनकॉर्पोरेटेड खुद IFSCA में हो, या भारत में हो, या भारत के बाहर हो। समझ आया? तो 3 याद रखनी है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन IFSC लिस्ट करा सकती है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया लिस्ट करा सकती है, इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। यूएस वाली कंपनी लिस्ट करा सकती है, यस। भारत वाली, यस। जो IFSCA के अंदर इनकॉर्पोरेट होगी क्या वो भी लिस्ट करा सकती है? आंसर इज यस। क्या सबको क्लियर है? हाँ। अगर आप डेट सिक्योरिटी लिस्ट करवाना चाह रहे हो, अगर आप डेट सिक्योरिटी की लिस्टिंग करवाना चाह रहे हो तो आपको एडिशनल एलिजिबिलिटी ध्यान रखनी होगी। वो क्या होगा? कहता है एडिशनल एलिजिबल एंटिटीज को हम अलाउ करेंगे, वो कौन सी है? सुप्रा नेशनल, मल्टीलेटरल या स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन, या म्युनिसिपैलिटी और सिमिलर बॉडी और एंटिटी जो ऑफर या प्रपोज टू ऑफर सॉवरेन डेट सिक्योरिटीज। ये ना अभी आगे भी आएगा, अभी आप ये 3 याद कर लो। ये डेट सिक्योरिटीज जब मैं पढ़ाऊंगा ना, अभी दिखाता हूं मैं आपको, रुको मैं आपको दिखाई देता हूं। चाचिया ना चाचिया ना चक्किया ना चारे। टीज 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 चक्की ना 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 तेरी ना 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 ढाली मैं आपको ना इसको थोड़ा सा और अभी समझा देता हूँ। ठीक है? ध्यान से देखो, वो अभी आगे आएगा, बट एक बार पहले सुन लेते हैं क्या हुआ। आपने नोटिस करा मैंने तीनों में वर्ड क्या यूज करा? कंपनी। अब मेरा सवाल है, अगर कंपनी नहीं हुई तो सोच के देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कंपनी ही नहीं है। तो वो क्या कह रहा है? लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज के लिए हम कुछ एंटिटीज जो कि इवन दो कंपनी नहीं है उन्हें भी एलिजिबल बनाते हैं। वो कौन कौन सी है? सुप्रा नेशनल। सुप्रा नेशनल कौन होता है पता है? जो एक नेशन से भी ऊपर होता है, यानी कि कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो किसी कंट्री से भी ऊपर होती है। जैसे आप लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई पर्टिकुलर नेशन से नहीं बने, ये सुप्रा नेशन।
ऐसी मल्टीलेटरल स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस या म्युनिसिपैलिटी या सिमिलर बॉडीज या एनी एंटिटी जो ऑफर या प्रपोज टू ऑफर सॉवरन डेट सिक्योरिटीज, ये सब लोग भी अलाउड है। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, फॉर लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज एडिशनल एलिजिबल एंटिटीज में ये सब आ रही है। ठीक है, चलो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैंने क्या कहा था, आईपीओ, एफपीओ, स्पैक, सबके ऊपर अब एलिजिबिलिटीज पढ़नी है। ठीक है ना, हमें आईपीओ की एलिजिबिलिटी पढ़नी है, एफपीओ की पढ़नी है, स्पैक की पढ़नी है। ठीक है ना, तो ये लिमिट्स आएंगी अब इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या, अगर कोई कंपनी आईपीओ से पैसा रेज करना चाह रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना चाह रहा है, आपको याद है आईसीडीआर में आपने रेगुलेशन 6 पढ़ा था, उस पे लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन होती थी, याद है, सबको याद होगा, नेटवर्थ, टैंजिबल एसेट्स, याद है ना। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर भी एलिजिबिलिटी टेस्ट की गई है। उन्होंने क्या बोला भाई, आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू कम से कम $20 मिलियन होना चाहिए इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर एवरेज्ड ओवर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब हम सीधा चेक करेंगे कि आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है, तो वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट $20 मिलियन। प्री टैक्स प्रॉफिट कितना होना चाहिए, $1 मिलियन। आपका पोस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, $25 मिलियन। देखो, पहला है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, फिर है प्री टैक्स प्रॉफिट्स, और फिर है पोस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन, और अदर क्राइटेरिया जो भी आईएफएससीए लाना चाहे वो ला सकते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर आईपीओ ऑन आईएफएससीए, बस ये आंसर है आपका, इजी, वेरी गुड। अब दोबारा देखो, ये ना इन्होंने थोड़ा सा ना इस बार क्या हुआ, जब ये रेगुलेशन लाई गई तो इन्होंने ना जितने भी छोटे लोग हैं और जितने भी बड़े लोग हैं, इनका प्रोसेस अलग कर दिया। यानी कि अगर आपका इशू साइज 50 मिलियन या उससे नीचे है तो आपके लिए थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, और अगर इशू साइज $50 मिलियन से ऊपर है तो आपके लिए फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट अलग तरीके से होगा। समझ रहे हैं आप। तो अगर पेपर में आ जाता है एक्सप्लेन फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर एन आईपीओ जो 50 मिलियन या उससे नीचे है, या फॉर एन आईपीओ जो 50 मिलियन या उससे ऊपर, सॉरी मोर देन 50 मिलियन है, तो ध्यान से देखना क्या लिखा। कहता है अगर आप छोटे लेवल पे फंड रेज करने आए हो तो इसमें पता है इंपॉर्टेंट क्या, बस आपको ना ऑब्जर्वेशन की वेट नहीं करनी। देखो क्या लिखा है, द इशुअर थ्रू लीड मैनेजर शेल फाइल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद एप्लीकेबल फी टू आईएफएससी। ठीक है, लीड मैनेजर सबमिट करेगा ड्यू डिलिजेंस विद डीओडी, एंड डीओडी शेल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस एंड आरएससी एंड लीड मैनेजर, सबके ऊपर होस्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखो सिर्फ फर्क क्या है, फर्क सुन लो क्या है, सारा सेम है। यहां पे भी डीओडी फाइल होगा विद एप्लीकेबल फीस, यहां पे ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट यहां पे भी जाना है, सारा सेम आ रहा है देखो। ठीक है, ये भी यहां पर भी होस्ट किया जाएगा, लेकिन यहां पे होस्ट किया जाएगा फॉर इनवाइटिंग पब्लिक कमेंट्स। इसका मतलब यहां पर 21 दिन के लिए पब्लिक कमेंट्स मांगे जाएंगे। इसका मतलब अगर $50 मिलियन से ऊपर फंड रेज कर रहे हो तो पब्लिक कमेंट्स आएंगे, और यहां पर पब्लिक कमेंट्स हट गया है। ठीक है, तो वो क्या लिखता है, हाँ जी, पहले सॉरी मैंने यहां पे एक लाइन गलत हुई, 7 दिन के लिए पब्लिक कमेंट्स के लिए खोला जाएगा, और फिर आईएफएससीए अपना ऑब्जर्वेशन देगा 21 डेज। सर आप ना आईसीडीआर याद करो, तो आईसीडीआर में भी आपने यही पढ़ा था, डीओडी जब एक बारी आप फाइल करते हो तो क्या पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन होता था, और फिर पब्लिक कमेंट्स में ओपन होने के बाद क्या सेबी अपनी ऑब्जर्वेशन देता था विद इन 30 डेज लेटर ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर भी यही है, यहां पे भी पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन होगा फॉर 7 डेज, और एक बारी पब्लिक कमेंट्स आ जाते हैं उसके बाद फाइनल ऑब्जर्वेशन कौन देगा, आईएफएससी देगा, और वो कितने दिनों में देगा, 21 वर्किंग डेज में देगा। कहां से, लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। एक तो रिसिप्ट ऑफ डीओडी, सेम वहां पर भी यही था, सप्लाई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई, इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम चीज इन्होंने वहां पे भी लिखी है,
आईसीडीआर में सेम चीज यहां पे भी लिखी है। अगर पेपर में आ गया तो बताओ छोटे आईपीओस के लिए जो $50 बिलियन या उससे नीचे है, कौन सी कंडीशन हटा दी गई है? जल्दी बता दो कौन सी कंडीशन को इन्होंने हटा दिया, फटाफट से बताओ। सर इन्होंने ना पब्लिक कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन बाय आईएफएससी हटा दिया, बस बाकी सब सेम है, चलेगा? ठीक है सर। फिर उसके बाद ऑफर टाइमिंग एंड ऑफर पीरियड क्या होगा? आप सबको मालूम है जैसे इंडिया में जब हम कोई आईपीओ लेकर आते हैं तो इट इज ओपनिंग फॉर सब्सक्रिप्शन पीरियड मिनिमम 3 वर्किंग डेज मैक्सिमम 10। यहां पर ये ओपन होता है 12 मंथ्स। देखो क्या लिखा है, विद इन 12 मंथ्स ओपन होगा, लेकिन कम से कम एक दिन के लिए ओपन होगा एंड मैक्सिमम 10 डेज के लिए। दोबारा सुन लो क्या कह रहे हो। एक बारी ऑब्जर्वेशन आ गई, आपको 12 महीने के अंदर ये इशू लाना पड़ेगा, और एक बारी जब सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ तो मिनिमम एक दिन के लिए और मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज के लिए। देखो कितना आसान है ये। अब ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है, समझ रहे हैं? जल्दी बोलो फटाफट से, कम ऑन यार। चलिए अगला क्वेश्चन ना, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये अमेंडमेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। लिखा है व्हाट इज द मिनिमम पब्लिक ऑफर एंड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग फॉर आईपीओ इन आईएफएससी। सर अगर मैं आपको ये बोलूं कि इंडिया में रिलायंस अगर मान लो लिस्टेड कंपनी है, उसका मिनिमम पब्लिक ऑफर एंड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना होना चाहिए, तो आई एम वेरी श्योर आप सब ने पढ़ा हुआ है क्या? SCRA एंड SCRR याद है आपको? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट भी पढ़ा हुआ है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स भी पढ़े हुए हैं। और अगर आपको याद हो तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एंड रूल्स हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? 25%। तो अब वो क्या कह रहा है, अगर ईश्वर इनकॉर्पोरेट भारत का है, हमने क्या बोला था कि आईएफएससी के अंदर incorporated in India, incorporated in foreign jurisdiction and incorporated in IFSC, कोई भी आ सकता है, ठीक है? वो कहता है अगर तो आप इनकॉर्पोरेट भारत में या आईएफएससी में हो तो आपको वही कंप्लाई करना है जो मिनिमम ऑफर अलॉटमेंट ऑफ पब्लिक एंड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स कहां पे लिखे हुए हैं? SCRR में लिखे हुए हैं। अब SCRR में कितने लिखे हुए हैं? 25%। लेकिन 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 यहां पे ट्विस्ट, सर 2024 में ना इसमें एक अमेंडमेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि वैसे डोमेस्टिक कंपनीज जब इंडिया में अगर लिस्ट हो रही है तो 25% ही है जो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आईएफएससी के अंदर जब कोई डोमेस्टिक कंपनी जाएगी ना तो उसके लिए 10% कर दिया इन्होंने। इसका मतलब मिनिमम पब्लिक होल्डिंग कितनी चाहिए? सिर्फ 10%। मैं रिपीट कर देता हूं, इंडिया में अभी भी कितना है? डोमेस्टिक कंपनी अगर इंडिया के किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रही है तो 25%, यानी कि वही SCRR रूल लगेंगे जो आपने पढ़े। लेकिन वहां पर लिख दिया गया है आईएफएससी के अंदर हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर रहे हैं, मिनिमम पब्लिक होल्डिंग अब कितनी है? 10%। ठीक है सर। और अगर कोई ईश्वर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है उसके लिए तो इन्होंने 10 ही लिख दिया है। तो इसका मतलब क्रक्स ये है, आज के टाइम में मिनिमम पब्लिक होल्डिंग या मिनिमम पब्लिक ऑफर अगर कोई पूछे आपसे आईएफएससी के अंदर, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में हो, आउटसाइड इंडिया हो या विद इन आईएफएससी हो, तो आपने 10% बोलना है, याद रखना। ठीक है सर। एक्सप्लेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। लेट मी क्लियर यू, जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन आज भी जब आप आईसीडीआर पढ़ते हो या कंपनीज एक्ट पढ़ते हो तो वहां पे 90%, याद है ना? जितना भी हम आईपीओ लेके आते हैं उसका 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। इन्होंने ना अभी तक ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आईएफएससीए के अंदर बताया नहीं है, तो इसीलिए बस इतना याद रखो, पेपर में अगर पूछे तो एन ऑफर इज सक्सेसफुल कब? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट आई हुई है। समझ आ रही? तो इसका मतलब यहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कौन सी होती है? जो आप खुद ऑफर डॉक्यूमेंट में शो करोगे। तो इसका मतलब मैं जब पैसा लेने जाऊंगा ना, मान लो मैं 100 करोड़ रेस करना चाहता हूं, मैं खुद लिख दूंगा मिनिमम 80 करोड़ होनी चाहिए, तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन बन जाएगी, क्योंकि लॉ ने अभी तक कोई लिमिट नहीं लिखी है। ठीक है, यहां पे 90 नहीं होता, याद रखना। द प्री इशू शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर एंड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शैल बी लॉक्ड अप फॉर 180 डेज। जैसे वहां पे आपने लॉकअप प्रोविजन पढ़े थे ना, लॉक्ड इन प्रोविजन, यहाँ पे भी लॉक्ड इन है, यहाँ पे 180 डेज का फ्लैट लॉक्ड इन है। ठीक है सर। अब एफपीओ पे आ जाओ, तो वो क्या कह रहा है
अगर कोई कंपनी फॉलो ऑन लेकर आ रही है तो वो कहता है कि ना ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोविजन सेम है। आप देखो लिस्टेड एंटिटी में ऑल्सो टेक फॉलो ऑन ऑफर, बस इतना ही लिखा हुआ है तो आपको इतना ही पढ़ना है। स्पैक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्पैक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अब 2 ही क्वेश्चन और कराने हैं, बाकी आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। स्पैक पे अगर क्वेश्चन आए, मेरा पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन है कि स्पैक पे क्वेश्चन बन सकता है। स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, ये क्या करती है पता है ना, इसका खुद का कोई बिजनेस नहीं होता, बताया था ना। ये क्या करती है, फंड रेस करेगी, फंड रेस करेगी और उस फंड से क्या ये आगे कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी। बिजनेस कॉम्बिनेशंस याद आ रहा है, इन्वेस्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड बिजनेस कॉम्बिनेशंस में ये डील करता है, मर्जर एक्विजिशंस। तो बेसिकली स्पैक क्या है, एक कंपनी जो कि फॉर्म की जाती है टू रेज द कैपिटल थ्रू आईपीओ फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एंड कंबाइनिंग द टारगेट बिजनेसेस, ठीक है। अ स्पैक इज एलिजिबल फॉर आईपीओ ओनली इफ द टारगेट बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि जिसको आपने टारगेट किया हुआ था वो आपने अभी तक आइडेंटिफाई, याद रखना प्रायर टू आईपीओ आइडेंटिटी, यानी कि आईपीओ के बाद आप उसको ढूंढोगे, पहले से नहीं ढूंढा होना चाहिए। समझ आ गया, ठीक है सर। स्पैक हैज प्रोविजन ऑफ रिडम्पशन एंड लिक्विडेशन इन लाइन विद द रिक्विड। आपको मालूम है ना, कुछ समय तक जब आप पैसा लेते हो तो हमने पढ़ा था इसको हम एस्क्रो में रखते हैं, और जब तक हमें बिजनेस कॉम्बिनेशन ना मिल जाए, और एक टाइमलाइन होती है, अगर वहां तक बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं मिला तो क्या वो सारा पैसा उठा के आपको रिटर्न करना पड़ता है, रिडम्पशन करना पड़ता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब बिजनेस कॉम्बिनेशन मिल जाए तो कुछ लोग इंटरेस्टेड ना हो, तो क्या उनको आपको रिफंड करना पड़ेगा। यस। स्पॉन्सर का गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, इन स्पैक ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड फंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर। की रिक्वायरमेंट्स पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला, इशू साइज $50 मिलियन से कम ना हो, स्पॉन्सर को कम से कम 15 नॉट मोर देन 20%, यानी कि स्पॉन्सर के पास, जैसे यहां पे प्रमोटर नहीं बोलते स्पॉन्सर बोलते, ये होल्ड करेगा कम से कम 15% या मैक्सिमम 20% ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। मिनिमम एप्लीकेशन साइज, यानी कि हु एवर इज गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ, उसका 1 लाख यूएसडी मिनिमम एप्लीकेशन साइज होगा, ठीक है। अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट डिस्क्रिशनरी बेसिस पे होगा। सारा पैसा कहां रखा जाएगा, एस्क्रो में, और जब तक हमें नहीं मिल रहा हम उस पैसे को एलिजिबल इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं ताकि वहां पे हम पैसा अर्न कर सकें। और एक्विजिशन टाइमलाइन है 3 साल, यानी कि आपके पास 3 साल का समय है, आपको बिजनेस एक्वायर करना पड़ेगा। और जो लोग डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जो लोग अग्री नहीं कर रहे फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशंस, क्या उन्हें आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा वापस, ठीक है सर। ठीक है, ये सब नॉर्मल है। प्रेफरेंशियल राइट इशू खुद पढ़ लेना आपने, ठीक है। डीआर आप पढ़ लीजिएगा एक बार, डीआर के अंदर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिटरी सीट समझते हो ना, आपको मालूम है ना इंडिया में पहले क्या होता था, हम लोग एडीआर जीडीआर के लिए इंडिया के बाहर जाते थे, अब जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन कंपनीज अब अपने डिपॉजिटरी रिसीट्स कहां पे लिस्ट करवा सकते हैं, आईएफएससी के अंदर। So there is no requirement for getting your DR listed in American Stock Exchange. You can straight away go to IFSCA because यहाँ पर भी क्या अमेरिका वाले लोग ही ट्रेड कर रहे हैं, या यूएस वाले लोग ट्रेड कर रहे हैं, या इंडिया के बाहर चाइना वाले लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब याद रखना, अगर आप डीआर का पब्लिक ऑफर ला रहे हो तो आपको ऑफर साइज रखना पड़ेगा 7 लाख यूएसडी, ठीक है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा, अगर सब्सक्रिप्शन नॉट लेस देन दिस और अदर स्पेसिफाइड अमाउंट। प्राइसिंग डिटरमाइंड बाय द इशूअर इन कंसल्टेशन विद लीड मैनेजर। देख लो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग परमिटेड ओनली इफ द सब्सक्रिप्शन इज नॉट लेस देन 7 लाख यूएसडी। इससे कम अगर सब्सक्राइब हुआ तो लिस्टिंग अलाउड नहीं है बेटा, ठीक है ना। और उसके बाद अलॉटमेंट वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए 5 दिन के अंदर। आपको याद है इसमें भी हमने अमेंडमेंट्स पढ़ी थी, क्या थी बताओ। इसमें मैंने कहा था कि पहले 8, देखो यहां पर ना एक अमेंडेड प्रोविजन आपको पढ़ाया गया था, वो याद करके बताएगा, चेक करो जरा। अब इन्होंने ना यहां पर ये अमेंडेड प्रोविजन डाला नहीं है, मैं आपको चेक करा देता हूं एक बार।
ये एक बार ही पढ़ना जरा। 5 वर्किंग डेज से अब ये 8 वर्किंग डेज हो चुका है। तो इन्होंने इसके अंदर जो है ना, जो अभी हम पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, कितने गया, यहां पर 5 के बजाय अब 8 कर देना। अलॉटमेंट वगैरह जो है वो अब 8 वर्किंग डेज होंगे बेटा, ठीक है। बोलो। चलो, एक सेकेंडरी लिस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद बस एक रीड कर लेना, हो जाएगा। 2 डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़नी है, कौन सी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ध्यान से सुनेंगे सेकेंडरी लिस्टिंग क्या होता है। आप ऑलरेडी कहीं पे लिस्टेड हो एंड यू वांट टू गेट लिस्टेड ऑन आईएफएससी आल्सो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी लिस्टिंग। पढ़ो क्या लिखा, कहते हैं secondary listing allows an issuer whose specified securities are listed in the jurisdiction outside IFSC to list those securities on RSC in IFSC also. इसमें 2 ऑप्शन है, विदाउट पब्लिक ऑफर और विद पब्लिक ऑफर, विदाउट पब्लिक ऑफर एंड विद पब्लिक ऑफर, ठीक है ना। तो बस इतना सही आपने पढ़ना है। सेकेंडरी लिस्टिंग का डेफिनेशन आ सकता है, व्हाट इज सेकेंडरी लिस्टिंग। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैं बता देता हूं। इन रेगुलेशन में ना, आईपीओ बहुत डिटेल में पढ़ना, स्पैक डिटेल में पढ़ना, सेकेंडरी लिस्टिंग डिटेल में पढ़ना। डिटेल में मतलब पढ़ लेना इसको, और एक बार डिपॉजिटरी रिसीट्स के केस में जो 7 मिलियन यूएसडी वाला केस था वो अच्छे से पढ़ लेते, ठीक है। चांसेस ऑफ स्पैक एंड आईपीओ इज वेरी ब्राइट। डन है, एक बार कंफर्म करेंगे मुझे, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से, ठीक है बेटा। बस इस चैप्टर को अब एक बार ही बस आपने ओवरव्यू करना है। एक से बोलो, जल्दी बोलो फटाफट से। एक क्वेश्चन है इसमें मुझे, और ये वाला भी करा ही देता हूँ। ये पता है क्या है, स्टेट द कंडीशन ऑफ लिस्टिंग ऑफ सीपीस, कमर्शियल पेपर्स एंड सीओडीज। मैंने बताया था ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्टिंग भी करा सकते हो। तो इसमें 1-2 पॉइंट बस याद रख लो। मेच्योरिटी पीरियड मिनिमम होना चाहिए 7 डेज का और मैक्सिमम 1 ईयर का, क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो शॉर्ट टर्म है ये। और जब आप इसकी लिस्टिंग कराओगे तो आपको साथ में फीस पे करनी पड़ेगी 1000 यूएसडी, ठीक है। सीपीस जो होते हैं वो हमेशा डिस्काउंट पे इशू होते हैं, इंडिया में भी डिस्काउंट पे इशू होते हैं, ठीक है। सीपीस के अंदर कॉल पुट ऑप्शंस परमिटेड नहीं है बेटा, ठीक है। और ये अंडर रिटर्न भी नहीं होने चाहिए, मतलब डायरेक्टली आपने इशू करने हैं, शुड नॉट गेट अंडर रिटर्न बाय एनी अंडर राइटर। क्या सबको क्लियर है या नहीं, बस इतना सही पढ़ना है आपने, ठीक है। देखिए आपका जो आईएफएससी है ना, वो एक ओवरव्यू पढ़ रहे हो आप लोग, डिटेल में नहीं पढ़ा रहे आपको। एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया जाता है ओवरव्यू ऑफ आईएफएससी, ठीक है। चलो, अब कल कितने बजे मिल रहे हैं हम, शाम को 6 बजे में लाइव, ठीक है। मजा आएगा, 50 से 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊंगा, लाइव कराऊंगा, मजा आएगा। हर चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।